हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी में तनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में जो कि जीव जनन कैसे करते हैं का लेक्चर नंबर 5 है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र को। तो नर जनन तंत्र में हम क्या देखेंगे कि कैसे जो है नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है और किस तरह उसका स्थानांतरण होता है। तो नर जनन तंत्र में पहला अंग आता है वृषण। क्या? वृषण। ये क्या है? तो वृषण में क्या होता है? वृषण में यहाँ पे लिख लेंगे, वृषण में शुक्राणु का उत्पादन होता है। कहाँ पर शुक्राणु का उत्पादन कहाँ पर होता है? वृषण में। वृषण कहाँ पर है? ये देखिए क्या है, नर जनन तंत्र का डायग्राम है। तो यहाँ पर ये पहले ये देखिए, ये बाहर वाली संरचना, ये वाली, ये क्या है? ये वृषण कोश है। और इसके अंदर जो ये है, ये क्या है? ये है वृषण। वृषण ये स्थित कहाँ पर है? ये वृषण कोश में स्थित है। और यहीं पर ये जो वृषण है, इसी में क्या होता है? शुक्राणु का उत्पादन होता है। तो हम क्या लिखेंगे? वृषण पहले कहाँ पर स्थित होता है ये लिखेंगे। तो वृषण ये कहाँ पर उदर गुहा के बाहर की, यानी कि जो ये वृषण है ये बाहर की ओर स्थित होता है। तो ये वृषण उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर कहाँ स्थित होता है? वृषण कोश में। उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। क्या देखा? वृषण कहाँ पर स्थित है? उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में। तो ये बाहर की ओर क्यों स्थित होता है? क्योंकि जो शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के ताप से कम ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए जो वृषण है वो कहाँ? बाहर की ओर वृषण कोश में स्थित होता है। तो हम अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि क्योंकि क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के ताप से कम ताप की आवश्यकता होती है। क्या? क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के ताप से कम ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए जो वृषण है वो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित, सॉरी वृषण कोश में स्थित होता है। अब अगला पॉइंट क्या है कि यही जो वृषण है इसमें क्या? वृषण में जो नर हार्मोन होता है, नर हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। तो वृषण में टेस्टोस्टेरोन का टेस्टोस्टेरोन का श्रवण होता है। क्या? जो वृषण है उसमें किस हार्मोन, नर हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। उसका श्रवण होता है। टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या है कि जो भी, यानी कि जो भी जो नर है होते हैं उनमें जो भी बॉडी में चेंजिंग आती है
समय, तो वो किस हार्मोन की वजह से आती है? टेस्टोस्टेरोन। हमने मादा में क्या देखा था? मादा में बॉडी में चेंजेस किस हार्मोन की वजह से आती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि अंडाशय से निकल रहा था। और ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकल रहा है? वृषण से, जो कि नर हार्मोन है। ये क्या नर के शरीर में जो चेंजिंग होती है उसे लाता है। अब एक अंग हुआ, ठीक। अब फिर यहाँ से देखिएगा कि वृषण से एक क्या जा रही है? नलिका जा रही है यहाँ से। ये देखिए, ये क्या है? ये एक नलिका है, जिसे क्या कहते हैं? शुक्र वाहिनी। तो अगला हमारा अंग आता है शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी। तो इससे क्या होता है कि शुक्र वाहिनी के द्वारा जो है, जो शुक्राणु यहाँ पे विषण में बनता है, वो शुक्र वाहिनी के द्वारा कहाँ पर जाता है? शुक्राशय में। अब देखो शुक्राशय कहाँ है? ये देखिए, ये जा रही है ना शुक्रवाहिनी, यहाँ से यहाँ ये रहे, और यहाँ पर ये क्या है? ये शुक्राशय है। क्या है? शुक्राशय। तो जो शुक्राणु होता है वो कहाँ पर इकट्ठा होता है? जाके शुक्राशय में। तो शुक्रवाहिनी का क्या कार्य हुआ? शुक्रवाहिनी के द्वारा, शुक्र वाहिनी के द्वारा शुक्राणु कहाँ जाते हैं? शुक्राशय में। शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राणु शुक्राशय में जाता है। अब ठीक, अब क्या हुआ? शुक्राणु कहाँ पर पहुंचा? शुक्राशय में। तो अगला हमारा अंग क्या आता है? तीसरा अंग है शुक्राशय। शुक्राशय। तो शुक्राशय में हम क्या लिखेंगे कि शुक्राणु आकर शुक्राणु आकर शुक्राशय में शुक्राणु आकर शुक्राशय में क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होते हैं। अब अब ये जो शुक्राशय, ये क्या करता है? एक तरल स्राव, तरल पदार्थ का स्राव करता है। क्या करता है? यह तरल पदार्थ का तरल पदार्थ का क्या करता है? स्राव करता है। अब जब ये शुक्राशय में शुक्राणु गया, ये क्या किया? जो शुक्राशय है वो क्या निकाला? तरल तरल पदार्थ निकाला, जो क्या करता है? शुक्राणु को गति करने में मदद करता है। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि यह तरल पदार्थ, यह तरल पदार्थ तरल पदार्थ शुक्राणु को गति करने में गति करने में क्या सहायता प्रदान करता है? सहायता प्रदान करता है। जब क्या? शुक्राणु जब तरल पदार्थ से मिल जाएगा तो उसे क्या गति करने में आसानी होती है। और जो ये तरल पदार्थ होता है, इसी से क्या, इससे जो शुक्राणु होता है उससे क्या होता है? पोषण होता है। इस तरल पदार्थ के द्वारा, इस तरल पदार्थ के द्वारा शुक्राणु
का पोषण होता है। क्या होता है? इस तरल पदार्थ के द्वारा शुक्राणु का पोषण होता है। अब क्या हुआ, जब शुक्राशय में आया शुक्राणु, अब कहा जाएगा तो फिर शुक्रवाहिका के जो शुक्रवाहिनी उसके जरिए कहाँ जाएगा, यहाँ तक। यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि है। ये क्या करती है, ये भी एक तरल पदार्थ का स्राव करती है। तो अब हमारा अगला अंग आता है प्रोस्टेट ग्रंथि, तो हम उसको लिखेंगे। ये क्या है, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। तो अब हमारा अगला अंग क्या आएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है, ये भी तरल पदार्थ का स्राव करता है। क्या, ये भी, यह भी, यह भी तरल पदार्थ का, यह भी तरल पदार्थ का स्राव स्राव करता है। ये क्या, यह भी तरल पदार्थ का स्राव करता है, जिससे क्या शुक्राणु को गति करने में सहायता मिलती है। क्या, तो हम क्या लिखेंगे, यह भी तरल पदार्थ का स्राव करता है, जिससे जिससे शुक्राणु को गति करने में सहायता मिलती है। क्या किया, प्रोस्टेट ग्रंथि भी क्या करता है, तरल पदार्थ का स्राव करता है, जिससे शुक्राणु को गति करने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। और इस तरल पदार्थ के द्वारा भी, इस तरल इस तरल इस तरल पदार्थ से भी शुक्राणु को पोषण पोषण मिलता मिलता है। इस तरह के पदार्थ से क्या शुक्राणु को पोषण मिलता है। अब हमारा आगे का जो अंग आता है वो क्या आता है, मूत्र मार्ग। तो अब ये क्या, यहाँ से क्या गया, शुक्रवाहिनी, उसके बाद ये क्या यहाँ पर आ गया, मूत्र मार्ग। ये देख रहे हैं, ये रही जो प्रोस्टेट ग्रंथि से आई है, ये क्या, इधर इस साइड से जो आई है वो क्या है, मूत्र मार्ग है। तो क्या, अगला अंग हमारा आ जाता है मूत्र मार्ग। अब मूत्र मार्ग के जरिए क्या होता है, तो मूत्र मार्ग से मूत्र और शुक्राणु दोनों ही आते हैं। यानी कि जो ये मूत्र मार्ग है, यहीं से मूत्र भी निकलेगा यानी कि यूरिन, और यहीं से क्या, शुक्राणु भी बाहर आएगा। तो ये मूत्र मार्ग क्या है, ये शुक्राणु और मूत्र,
ये शुक्राणु और मूत्र दोनों के बाहर बाहर आने का मार्ग है। ये क्या है? शुक्राणु और मूत्र दोनों के बाहर आने का मार्ग है। अब हमारा अगला अंग आता है शिश्न। तो ये देखिए, ये जो बाहर है, ये क्या है? बाहर की साइड ये जो ऐसे है, ये क्या है? शिश्न है। तो अगला अंग क्या है हमारा? शिश्न। इसका कार्य क्या है? तो इसके द्वारा क्या होता है कि जो शुक्राणु उसका स्थानांतरण होता है। तो शिश्न इसके द्वारा क्या? इसके द्वारा शुक्राणु का स्थानांतरण शुक्राणु का स्थानांतरण कहाँ पर होता है? इसके द्वारा जो शुक्राणु उसका स्थानांतरण होता है कहाँ पर होता है? तो मादा के शरीर में। इसके द्वारा शुक्राणु का स्थानांतरण मादा के शरीर में होता है। तो अब हम इसको फिर से पूरा समझेंगे। तो क्या हुआ? ये यहाँ पर क्या है? ये क्या है? वृषण है। ये कहाँ पर स्थित है? वृषण कोष में। ये वृषण कोष में बाहर की ओर स्थित होता है, क्योंकि जो वृषण क्या करता है? शुक्राणु का उत्पादन करता है। तो शुक्राणु उत्पादन के लिए जो शरीर के ताप से कम ताप की आवश्यकता होती है, इस वजह से ये क्या बाहर वृषण जो है बाहर की ओर वृषण कोष में स्थित होता है। अब यहाँ वृषण से एक नलिका गई, जिसे हमने क्या कहा? शुक्र वाहिनी। ये क्या है? ये ऐसे क्या गई है? शुक्र वाहिनी गई है। इसके जरिए क्या जाएगा? शुक्राणु कहाँ तक जाएगा? ये देखिए, यहाँ पर क्या है? ये है शुक्राशय। तो जब यहाँ से आया शुक्राणु, कहाँ गया? शुक्राशय में प्रवेश किया। शुक्राशय में अब क्या होगा? यहाँ पर क्या ये तरल पदार्थ का स्राव करेगी, जिससे क्या होगा कि शुक्राणु को गति करने में आसानी होगी, और उससे क्या उसी शुक्राणु को पोषण भी उसी पदार्थ से मिलता है। उसके बाद आगे नहीं कर गई। ये क्या है? ये है प्रोस्टेट ग्रंथि है। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि है ना, ये भी क्या करती है? ये भी तरल पदार्थ का स्राव करती है, जो कि जिससे क्या होता है कि शुक्राणु को गति करने में आसानी होती है, और इसके जरिए भी और इसके जरिए भी उसको पोषण मिलता है। तो ये दोनों शुक्राणु और प्रोस्टेट मिलकर क्या करती है? तरल पदार्थ का स्राव करती है, जिससे शुक्राणु को गति करने में आसानी होती है। ठीक। उसके बाद क्या हुआ? फिर आता है हमारा क्या? मूत्र मार्ग। ये देख रहे हैं, ये क्या है? मूत्राशय। ये क्या है? मूत्र नल के यहाँ से मूत्र नलिका से क्या मूत्र आया कहाँ पर? मूत्राशय में इकट्ठा होता है। तो फिर यहाँ से ये क्या गई? मूत्र मार्ग है। ठीक। तो इस मूत्र मार्ग से क्या? इसी मूत्र मार्ग से मूत्र भी बाहर आता है और शुक्राणु भी। और ये क्या है? ये जो बाहर की ओर है, मूत्र मार्ग के बाहर वाले हैं, ये क्या है? शिश्न है। इस शिश्न के जरिए क्या होता है कि जो शुक्राणु है उसका स्थानांतरण कहा जाता है? मादा के शरीर में हो जाता है। तो हमारा नर जनन तंत्र खत्म होता है। अब हमारा एक अगला टॉपिक होता है। अभी तक हमने क्या जाना कि यहाँ से क्या होगा? जब ये शुक्राणु जाएगा मादा के शरीर में, फिर वो कहाँ जाएगा? अंडवाहिनी में, जहाँ पे क्या होगी? निषेचन की क्रिया। तो वहाँ पे एक कंडीशन आती है कि अगर निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा? तो अब हम उसको जानेंगे। अब हमारा टॉपिक आता है क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है। तो क्या होगा? तो इसके लिए पहले हम फिर से क्या करेंगे? मादा जनन तंत्र के क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। ठीक। ऐसे सिंपल सा बनाएंगे।
ठीक, बना ली। ये क्या है? ये है गर्भाशय। ठीक, क्या है? गर्भाशय। तो क्या होता है, पहले क्या होगा कि जो शुक्राणु आता है कहाँ से? योनि के जरिए आता है। तो शुक्राणु जो होता है वो हजारों की संख्या में आता है, जबकि जो अंड होता है वो क्या निकलता है? केवल एक ही अंड निकलता है यहाँ से। तो जो शुक्राणु आया वो हजारों की संख्या में आया, लेकिन उस अंड को निषेचित, जो ये अंड है उसको निषेचित केवल एक शुक्राणु ही कर पाता है। क्या? जब यहाँ पे केवल एक शुक्राणु ही ये इसके साथ संलयन करना था और निषेचन की क्रिया होती है। तो अब यहाँ पर बात आई कि अगर निषेचन की क्रिया नहीं हुई तब क्या होगा? तो जो हर महीने क्या करती है कि जब हर महीने एक अंडाणु निकलता है तो जो ये गर्भाशय होती है वो क्या करती है? तैयारी करती है। गर्भाशय तैयारी मतलब कि ये क्या होती है, ये जो परत, इससे परत बन जाती है जो कि मोटी और स्पॉन्जी होती है। ये क्या होती है? परत बन जाती है। ठीक, और जब इसका जो निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो ये क्या होगी? जो परत है ये रुधिर और म्यूकस के रूप में टूटकर गिरने लगी। किसके रूप में? रुधिर और म्यूकस के रूप में। म्यूकस के रूप में टूटकर गिरने लगेंगी। जो ये गर्भाशय की परत होगी वो क्या? रुधिर और म्यूकस के रूप में टूटकर गिरने लगेंगी। ठीक, और जो तब इसे क्या कहते हैं? जब ये जो रुधिर और म्यूकस के रूप में गिरने लगती है इसको हम क्या, जो स्राव होता है उसको हम कहते हैं ऋतुस्राव। ऋतुस्राव या रजोधर्म। ऋतुस्राव या इसी को कहते हैं रजोधर्म। इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहते हैं। तो क्या हर महीने जब अंड का निषेचन नहीं होगा तो ये हर महीने क्या होती है? परत टूटकर गिरने लगती है। इसका ये कितने दिन तक होता है? तो ये जो ऋतुस्राव होता है वो 2 से 8 दिन के लिए होता है। कितना? 2 से 8 दिन तक क्या होता है? ऋतुस्राव होता है 2 से 8 दिन तक। और ये जो ऋतुस्राव ये क्या होता है? हर मतलब इसके जो इसका जो चक्र होता है वो 1 महीने के होता है। यानी कि अगर ऋतुस्राव मान लीजिए क्या मार्च का महीना है, अगर उसमें ऋतुस्राव 1 तारीख को आया है तो फिर वो अप्रैल के महीने में भी 1 तारीख को आएगा। तो ये 1 महीने का इसका अंतराल होता है, उस डेट पर आता है। तो ये ऋतु जो मतलब जब ये निषेचन नहीं होता तो क्या ये जो गर्भाशय की परत होती है वो टूटकर किसके रूप में? रुधिर और म्यूकस के रूप में गिरने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। और ये कितने दिन के लिए होता है? 2 से 8 दिन तक होता है। और इसका जो चक्र होता है, यानी कि ये जो चक्र होता है वो कितना? 1 महीने का होता है। तो हमारा टॉपिक खत्म हुआ है। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जनरल स्वास्थ्य। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।